वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजरियल पर्सनल पार्ट फोर्थ। लास्ट क्लास में हमने जो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड होल टाइम डायरेक्टर्स और मैनेजर्स के जो प्रोविजंस थे उनको पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग और अ होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर। इसका ये मतलब है क्या क्या कंडीशंस है, क्या शर्तें रहती हैं इनकी नियुक्ति से रिलेटेड। किसकी नियुक्ति? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं प्रबंध संचालक, प्रबंधक या पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति की क्या शर्तें रहती हैं। इसको टोटल हमने 7 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। हम पहले देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है कि हैज़ नॉट बीन सेंटेंस टू द इम्प्रिजनमेंट और टू अ फाइन एक्सीडिंग ₹1000, कारावास की सजा अथवा 1000 रुपये से अधिक का अर्थदंड नहीं हुआ हो। ये ध्यान में रखना है कि किसी भी एक्ट के तहत, चाहे वो भारतीय मुद्रांक अधिनियम हो, केंद्रीय आबकारी अधिनियम हो, औद्योगिक अधिनियम हो, खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम हो, आवश्यक वस्तु अधिनियम हो, इन सारे अधिनियम के तहत इस व्यक्ति के ऊपर, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर की नियुक्ति का जहाँ पर उसको नियुक्त करा जा रहा है, उस व्यक्ति को इन किसी भी एक्ट के तहत कहीं पर भी 1000 रुपये से ज़्यादा का उसके ऊपर आर्थिक दंड नहीं लगाया गया हो, तभी आप उसको नियुक्त कर सकते हैं, वरना नहीं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा हैड नॉट बीन डिटेंडेड। उस व्यक्ति को जो है कहीं पर भी उसके ऊपर उसे निरुद्ध नहीं किया। इसका मतलब है विदेशी विनिमय संरक्षण या तस्कर क्रियाएं निरोधक अधिनियम 1947 के अंतर्गत कभी भी उसको डिटेन ना किया गया हो। तो ये एक्ट है कि फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट के तहत उसके ऊपर कभी भी डिटेंशन नहीं किया गया हो। थर्ड आता है एज की बात करें। एज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एज के अंदर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है जो इस पद के लिए जिसकी नियुक्ति करी जा रही है, वो उसकी जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष हो सकती है, और जो मैक्सिमम एज है वो उसकी 70 ईयर्स हो सकती है। और ही विल हैव टू वेकेंट हिज पोस्ट व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 70 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है सीलिंग ऑन रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन की बात करें तो इसमें हम कहते हैं जब व्यक्ति को इस पद पे रखा जा रहा है तो इन मोर और देन वन कंपनी ही कैन ड्रॉ रेम्यूनरेशन फ्रॉम मोर देन वन कंपनी सब्जेक्ट टू द सीलिंग प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 5th और पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 5th। तो ये जो है, ये जो शेड्यूल और ये जो सेक्शन है, इसके अकॉर्डिंग उसको जो है व्यक्ति को उसका रेम्यूनरेशन या पारिश्रमिक जो है वो पे किया जाएगा। जो भी सीमा है, अगर वो एक से अधिक जगह से वो रेम्यूनरेशन प्राप्त कर रहा है तो। नेक्स्ट आता है रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है भारतीय निवासी होना ज़रूरी है। भारतीय निवासी व्यक्ति की ही प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इस अनुसूची के लिए निवासी में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो प्रबंधकीय कर्मचारी के रूप में नियुक्ति पाने के ठीक पूर्व से कम 12 महीने में भारत में निरंतर रूप से रहा हो और इन कारणों से भी भारत में रहने के लिए आया हो, जैसे भारत में कोई नियुक्ति पाने के लिए आया है या भारत में कोई व्यवसाय व धंधा करने के लिए आया है, तो वो भी एलिजिबल है। फिर इसके अंदर आते हैं हमारे अप्रूवल इन जनरल मीटिंग। तो उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए? जनरल मीटिंग के अंदर अप्रूवल होना ज़रूरी है और रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, और अगर रिजोल्यूशन मिल जाता है उसको तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपॉइंटमेंट करी जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस जो है वो शेड्यूल 5th के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग पार्ट 3 ऑफ द शेड्यूल 5th को देखते हुए हमें उसका अपॉइंटमेंट करना है। तो ये जो प्रोविजंस थे ये ध्यान में रखने की बात है जब हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर का, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर का। उससे पहले हमारे कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करें तो पद हानि पर क्षतिपूर्ति। पद हानि पर क्षतिपूर्ति की अगर हम बात करें कि कोई भी कंपनी जो है प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक को उसकी जो पद हानि हुई है उसके लिए क्षतिपूर्ति या
उस अपने पद से निवृत्ति के लिए जो प्रतिफल अथवा कोई भी जो हानियाँ निवृत्ति के संबंध में अगर कोई भी प्रतिफल का भुगतान करती है तो उसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन फॉर लॉस। किंतु जो ऐसी जो क्षतिपूर्ति है वो उसका भुगतान किसी अन्य संचालक को नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो किसी और को नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है उसी को ही ये क्षतिपूर्ति करी जाती है। लेकिन ये क्षतिपूर्ति तब नहीं करी जाती है, देखिए, व्हेन कंपनसेशन इज़ नॉट पेबल, अगर वह व्यक्ति अपनी कंपनी से रिज़ाइन कर दे, अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर दे कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होने पर। ठीक है, कंपनी का अगर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो रिज़ाइन कर देता है। सेकेंड, व्हेन ही रिजाइन्स हिज ऑफिस अदरवाइज देन ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी और अमलगमेशन, अगर अमलगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तब भी वो रिजाइन कर दें। या वेयर द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर इज वेकेंटेड, या फिर उसका क्या है, जो ऑफिस है वो वेकेंट हो जाए बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 167 सब सेक्शन 1। नेक्स्ट है वेयर द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, वाउंड अप मीन्स कंपनी का आप समापन कर रहे हो, उसको क्लोज कर रहे हो। ठीक है, तो और नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन ही इज़ फाउंड गिल्टी, वो गिल्टी पाया गया है, कहीं कोई उसने कपट या अपने कर्तव्य की तरफ उसने कर्तव्य को भंग किया या कोई लापरवाही बरती है उसने। या वेयर ही हैज़ इंस्टिगेटेड और हैज़ टेकन पार्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीइंग ब्रिंगिंग अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस, या फिर उसने यदि उस संचालक ने अपने पद की समाप्ति के लिए उकसाया हो किसी को, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसने उकसाने की भूमिका निभाई है ताकि उसको उस पद से हटा दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये 6 पॉइंट्स थे जब कॉम्पनसेशन का भुगतान नहीं किया जाता है। अब देखते हैं लिमिट ऑफ कॉम्पनसेशन की अगर हम बात करें तो क्षतिपूर्ति की जो सीमा है वो क्या रहती है। जो क्षतिपूर्ति का जो सीमा है, किसी भी प्रबंध संचालक का या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर को क्षतिपूर्ति के जो भुगतान कर रहे हैं वह उस राशि से अधिक नहीं की जा सकती जो राशि यदि उस पद पर बने रहता तो उसके शेष कार्यकाल में अथवा 3 वर्ष की अवधि में वह कमाता। ठीक है, तो जो वो अगर वो पद पे बना रहता और 3 साल के अंदर वो जो अमाउंट कमाता उस राशि से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। इनमें से जो भी कम होगी वो उसे देय होगी। ठीक है, तो ये जो 3 साल में वो अगर उस पद पे कार्य करता और जो पैसा कमाता उससे वह राशि एक्सीड नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति की राशि की गणना। क्षतिपूर्ति की राशि की गणना अभी मैंने आपको बताया कि 3 साल में अगर वो काम करता तो कितना पैसा कमाता, उसके आधार पर उसका जो औसत के आधार पर उसकी गणना करी जाएगी अंडर सेक्शन 202 एंड सब सेक्शन 3। नेक्स्ट आता है समापन की दशा में क्षतिपूर्ति नहीं। अगर कंपनी का समापन हो रहा है तो उस दशा में जो क्षतिपूर्ति है वो कहीं पर भी नहीं जाएगी। नॉट पेबल इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, यदि उसके पद हानि होने के पूर्व अथवा पद हानि होने के 12 महीने के भीतर कंपनी का समापन प्रारंभ हो गया है। ठीक है, उसके पद हानि होने से जो उसको लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है उससे के होने से पूर्व या पद हानि होने के 12 महीने के भीतर कंपनी का समापन प्रारंभ हो गया है, या कंपनी के समापन की दशा में यदि कंपनी के का जो खर्च घटाने के बाद कंपनी की संपत्तियां जो हैं वो अंशधारियों की पूंजी तथा उसकी प्रदत्त प्रीमियम के पुनर्भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है तो उसे ये जो क्षतिपूर्ति है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो अन्य हैसियत से कार्य करने पर पारिश्रमिक दे, यदि इस प्रावधान के अकॉर्डिंग वह कोई भी हैसियत से कार्य करता है उसकी सेवाओं के लिए उसको भुगतान करने पर निषेध नहीं लगते हैं। इसका ये मतलब है पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर अदर ऑफिस। अगर वो ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा कि प्रोहिबिशन जो है, इट शॉल बी डीम टू प्रोहिबिट द पेमेंट, उसका जो पेमेंट है उसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा अगर वो किसी भी पद पे कार्य कर रहा है, दूसरा और कोई सेवाएं दे रहा है। तो ये जो पॉइंट्स थे हमारे ये थे compensation for loss of office and condition for the appointment of managing director, whole time director and the manager। आपका जो क्वेश्चन बनते हैं वो है explain the conditions for appointment of manager, whole time directors and managing director and write a note on compensation for loss of
ऑफिस। तो आज हमने यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट्स जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम मैनेजर और डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ मैनेजर को पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।